नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाब खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे धारदार असरदार डिबेट शो। अब हम महाबहस के तीसरे और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। इस घंटे बात इस मुद्दे को लेकर होगी कि क्या महायुद्ध में नया मोर्चा खुल रहा है, क्योंकि अब ईरान को हथियार देने के सवाल पर अमेरिका चीन पर वार कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच भिड़ंत बयानों की देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है और उनसे हम चर्चा करें उससे पहले देखिए किस तरीके से अब महायुद्ध अगर नए सिरे से होगा तो फिर मोर्चा किस तरीके से बदल सकता है, उसके संकेत मिल रहे हैं। The bad news is that we have not reached an agreement. We go back to the United States having not come to an agreement. What we do is we'll open up the strait even though we don't use it. तो इस्लामाबाद टॉक्स फिलहाल फेल हो गई हैं और उसके बाद नया मोर्चा दुनिया में खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। खास पैमानों का पैनल लगातार स्टूडियो में मेरे साथ बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त पत्रकार मौजूद हैं। मुकीम अहमद इस घंटे में हमारे साथ रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से, उन्हीं के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जरा मुकीम अहमद साहब से जान लेते हैं, सर पाकिस्तान में आप लोगों को क्या खबरें मिल रही हैं? हुआ क्या इस बातचीत में, नतीजा क्या निकला या बेनतीजा? हाँ, देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये यानी जो टॉक्स हो रही थी ये खत्म नहीं हुई है। ये वक्ती तौर के ऊपर वो ब्रेक आ गया है। अभी तक दोनों पार्टियों में से किसी ने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात खत्म कर दी। एक दूसरी बात ये है कि वो जो जेडी वांस जब वॉशिंगटन से चल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने मीडिया टॉक में ये कहा था कि 3 स्टिकी पॉइंट्स हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि वो जो 15 और 10 नकात थे या पॉइंट्स थे उसमें से 3 या 5 के दरमियान, अब 5 की बात आ रही है कि जी वो उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 47 इयर्स के बाद ये दोनों आमने सामने बैठे भी हैं, एक टेबल पे खाना भी खाया और हैंडशेक भी हुआ है। मुकीम साहब दरअसल सवाल देखिए इस वजह से आप जो बात कह रहे हैं सर वो हम समझ रहे हैं, दर्शक भी हमारे सुन रहे हैं आपकी बात को। बस सवाल इसलिए है सर क्योंकि एक दिन पहले तक पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को यह बताया जा रहा था कि आज संडे के दिन, रविवार के दिन भी बातचीत जारी रहेगी। आप लोगों के यहाँ होटल्स की, वेन्यूज की भी सारी बुकिंग थी। लेकिन फिर जब लोग सुबह सुबह उठे तो पता ये चला कि साहब जेडी वैंस तो 7 बजे ही निकल गए, उन्होंने तो अमेरिका के लिए उड़ान भर ली। अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये अचानक से तो सर तभी होता है जब बात बिगड़ती है, इसीलिए सवाल है। देखिए अब उसमें दोनों पार्टियों ने एग्री करना है आपस में। ओके। देखिए दोनों की कंडीशंस अपनी अपनी हैं और 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जिसपे वो सरेंडर नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो एटॉमिक एनर्जी का इशू है जिसको ईरान सरेंडर नहीं करना चाहता और अमेरिका हर हाल में उससे ये लिखवाना चाहता है कि वो आइंदा भी एटम बम नहीं बनाएगा, जो उनके लिए एक तरह से मुश्किल भी है और एक सियासी मौत भी है। फिर ये आबनाए हर्मुज़ वाला इशू है जिसके ऊपर उन्हें रिजर्वेशंस हैं। फिर तीसरा यह है कि उनके जो एसेट्स हैं जो फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका ने, उसको लेकर भी ईरान बड़ा सेंसिटिव है। और चौथा यह है कि वो ये कह रहा है कि मेरा जंग में जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा करें। और जो एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं वो तकरीबन $145 बिलियन का नुकसान सिर्फ ईरान को हुआ है। अब ये सारी चीजें आपके सामने, इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर घंटों बात हुई है। ऑल टुगेदर 21 घंटे ये लोग बैठे और डिस्कस करते रहे हैं। 5 टेक्निकल कमिटीज थी जो निचले लेवल के ऊपर उसको तराश रही थी, जो हर चीज को डिस्कस कर रही है। अब ये है कि ये खत्म नहीं हुआ है सिलसिला।
और इसमें ये दोबारा बात भी होगी, चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी और देश में। ठीक है, ईरान से देखिए, ईरान से खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सूरतवाला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जरा उन्हीं से जान लेते हैं। सूरतवाला साहब, वो पहले दौर की बातचीत जो इस्लामाबाद में हुई है, और दुनिया का तो ऐसा लग रहा है कि साहब ये इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ईरान के लोगों को क्या लग रहा है? ईरान के लोगों को क्या अभी अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए बात बनने की उम्मीद है, या फिर आप लोग तैयार हैं दोबारा से युद्ध के लिए? देखिए, मैं आदाब अर्ज करता हूं तमाम दर्शकों को, और इस सवाल का जवाब यूं देना चाहूंगा कि ईरान में जिस वक्त ये पता चला कि जेडी वेंस जो है वो पहले अमेरिका के लिए निकल गए हैं, और बाद में ईरानियों ने भी ये कहा कि वो भी अब पाकिस्तान से ईरान की तरफ वापस जा रहे हैं, तो वो पब्लिक जो ईरान में रास्ते पर रहती है पूरी रात भर और अपनी गवर्नमेंट की हिमायत में रहती है, उन लोगों ने अपने लोकल सोशल मीडिया के ऊपर खुशी मनाई है इस बात के ऊपर, क्योंकि वो लोग पहले से ही ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुज़ाकरात से और बातचीत के जरिए से वो नतीजा जो ग्राउंड में ईरान अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल कर सकता है वो हासिल नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त अमेरिका ने मजबूरी में इसको सादे शब्दों में ये कहा जाए कि बातचीत बेनतीजा, बातचीत फेल, ऐसे ही समझा जाएगा? बातचीत, बिल्कुल बातचीत फेल है, और अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मानकर जिस उनके ड्राफ्ट को अग्री किया था बातचीत के लिए, उस ड्राफ्ट की बुनियाद के ऊपर भी उनको यह पता था कि जो भी डिमांड ईरान ने किया है अमेरिका टेबल पर उसको मानेगा नहीं। हाँ। इसीलिए उन्होंने प्री कंडीशंस दो चीजों को रखा था। सबसे पहले लुबनान के ऊपर हमला बंद होना चाहिए। हाँ। और दूसरा साथ साथ में उनके जो फ्रीज एसेट्स हैं और जो ब्लॉक एसेट्स हैं उनको आजाद होना चाहिए। तो ईरानी पहले से ही बातचीत के लिए ये कह रहे थे कि हम खुश नियति से तो आए हैं, हम चाहते हैं कि नतीजे तक के पहुंचे, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमें जरा भी भरोसा नहीं है। और जिस वक्त ये टीम वापस पहुंची है मतलब ईरानी अपनी खुशनियती को लेकर कह रहे थे हम पहुंच रहे हैं, लेकिन अमेरिका की बदनीयती, उस पर भी ईरान के लोगों को पूरी तरीके से भरोसा था, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी बात कही है, वो जो आप ड्राफ्ट वाला जिक्र लेकर आए ना सर, मुझे लगता है यहां पर मुकीम साहब के पास हमें दोबारा चलना पड़ेगा। मुकीम साहब, वो ड्राफ्ट को लेकर भी दुनिया भर में ये मैसेज गया कि सारी ये ड्राफ्ट की जो कंफ्यूजन है ये सारी पाकिस्तान की वजह से हुई है। मतलब लेबनान का जिक्र वो ड्राफ्ट में आप ही लोगों की तरफ से साझा किया गया, वहां अमेरिका और इजराइल दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं लेबनान का तो कोई जिक्र ही नहीं था। ये कंफ्यूजन पाकिस्तान ने पैदा किया सर? देखिए, ये कंफ्यूजन अमेरिका के लेवल पर हुआ है। पहले सदर ट्रंप ने लेबनान से फौजों को वापसी का ऑर्डर दे दिया था, उसके बाद नेतन्याहू ने बजरिया वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वॉन्स उसको दोबारा पैगाम भेजा कि जनाब हम तो मर जाएंगे और इधर से अटैक होगा वगैरह वगैरह। तो उसने नई कहानी फेंकी और उसके नतीजे में सदर ट्रंप ने दोबारा वो आर्मी वहां डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया। अच्छा, आप जो कहानी बता रहे हैं सर, जेडी वैंस की तरफ से तो कुछ और ही कहानी सामने निकल कर आई। मुझे लगता है जरा सा सूरतवाला जी के रुख करेंगे हम, क्योंकि जेडी वैंस ने तो यहां सीधे कह दिया अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं। ईरान के जो नेता हैं, ईरान के जो स्पीकर हैं, वो अंग्रेजी नहीं समझ पाए। उनकी तरफ से तो ये कहा गया जेडी वैंस की तरफ से। सूरतवाला जी। जी बिल्कुल, जेडी वैंस ने इस तरह का कमेंट किया था, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और उस ड्राफ्ट के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था, और जो भी उस वर्ड को पढ़ेगा तो फिर अब जेडी वैंस के कमेंट के बारे में वो जजमेंट दे सकता है कि क्या था और क्या नहीं। वर्ड ये लिखा था कि ईरान के ऊपर हमला बंद होगा और साथ साथ में उन तमाम जगहों के ऊपर बंद होगा जो ईरान के अलायंस हैं। तो ये वाली चीज उसमें लिखी थी। पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया था शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने ये लिखा था, लुबनान का नाम मेंशन किया था, ईरान की पोस्ट के अंदर तमाम और दूसरी जगहों के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ था। तो जेडी वैंस ये कहते हैं कि ईरान के ड्राफ्ट में चूंकि लुबनान नहीं लिखा था, जबकि उन्होंने तमाम जगहों को मेंशन किया था, तो मुझे लगता है कि जेडी वैंस इसके बजाय कि मिसअंडरस्टैंडिंग के तरफ इशारा करें, एक्चुअली मुश्किल ये हुई है कि उनका मिसकैलकुलेशन था। उनको ये लग रहा था कि अगर हम इसके ऊपर साइन करते हैं या ईरान को दावत देते हैं तो हम इसराइल को मना लेंगे। लेकिन इसराइल ने पिछले 40 दिन में यह साबित किया है कि अमेरिका के लिए इसराइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका अपनी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन इसराइल को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका चूंकि इसराइल को रोक नहीं पा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने इस तरह के रास्ते
वास्ते और कमेंट को पास करना शुरू किया था। तो मुकीम साहब को लाना चाहिए ना अब डिबेट में। मुकीम साहब, फिर तो ये जो अमेरिका की पाकिस्तान पसंद बनकर उभरा है, यही पसंद गलत थी भाई। पाकिस्तान, आप लोग इजराइल को मान्यता देते नहीं हो, आपके मंत्री इजराइल के लिए लिख देते हैं जब ये शांति वार्ता होनी है कि साहब ये तो कैंसर है, इसको तो हम देख लेंगे, इसको सबक सिखा देंगे। बाद में हालांकि उनको अपना वो जो पोस्ट है वो डिलीट करना पड़ता है। मतलब क्योंकि आप लोग निष्पक्ष नहीं रहे और एक मध्यस्थ की भूमिका में अगर आप हैं तो ये उम्मीद कम से कम की जाती है, बेसिक सर कर्टसी भी है कि आप किसी के तरफदार न लगे। लेकिन आप लोग तो पहले ही इजराइल पर हमले बोल रहे थे, तो आप लोगों की भी बड़ी भूमिका रही सर इस टॉक्स को डीरेल करने में। मुकीम जी, देखिए, ये आपका परसेप्शन है। पाकिस्तान हैज बीन इम्पार्शियल थ्रू आउट। सर इजराइल को कैंसर बोलना ये इम्पार्शियलिटी थी आपकी? देखिए, बात करने हैं ना जी। रोमाना जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब क्वेश्चन किया मेरा जवाब भी दीजिए। आए हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, बात यह है कि अगर पाकिस्तान की इम्पार्शियलिटी पर किसी को शक होता या अमेरिका को फॉर एग्जांपल शक होता, वो इस्लामाबाद में आता। ईरान को शक सर इसके लिए तो जवाब है ना, इसके लिए तो जवाब है सर कि अमेरिका आपकी इम्पार्शियलिटी या पार्शियलिटी देखकर थोड़ी आया। अमेरिका तो कठपुतली की तरह पाकिस्तान को नचा रहा था। वो तो सर जो शहबाज शरीफ के ट्वीट आए थे, पोस्ट जो उन्होंने किए थे, उसमें वो पहला जिसमें बाकायदा वो ड्राफ्ट के साथ चस्पा कर देते हैं सर, उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो दूसरा पोस्ट करते हैं सर, फिर उसको डिलीट करके तीसरा करते हैं, तो उससे ही भेद खुल गया था सर। और अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है कि साहब ये मीडिएशन के लिए जो भी पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे वो पहले से अमेरिका को पता था, उसके बाद पाकिस्तान कर रहा था। तो मैसेज तो यही जा रहा था सर कि अमेरिका आपको डिक्टेशन दे रहा है और आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ जो है वो मीडिएटर है इस सारे रोल में, और इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि जी पाकिस्तान जो है वो कोई रोल प्ले कर रहा था या उनकी कोई शर्तें चेंज कर रहा था या पाकिस्तान ने किसी के साथ कोई मुकीम साहब जी ऐसी बात नहीं है। देखिए, वरना वो आते क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? पूरे 225 मुल्क दुनिया के छोड़ के उनको पागल कुत्ते ने काटा था कि वो पाकिस्तान आते। नहीं, वो तो मैंने बताया ना सर, क्योंकि वो आप लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं। आप लोग उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे चाह रहे हैं वैसे पाकिस्तान को नचा रहे हैं, वैसे पाकिस्तान से बुलवा रहे हैं। इसी वजह से वो आए, वो तो अपनी सहूलियत देख कर आ रहे थे, क्योंकि पूरी तरीके से पाकिस्तान उनकी जी हुजूरी कर रहा था। इसी वजह से तो वहां पर आने के लिए राजी हो गया ना। भले ही आप लोग अपने आप को बड़ी अहमियत दे रहे हो, लेकिन दूसरा पक्ष तो ये भी है कि साहब पीस टॉक्स नहीं, पाकिस्तान तो दरअसल दलाली के चक्कर में, ग्रीडी टॉक्स के चक्कर में लगा हुआ था। कर्नल शैलेंद्र कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पर आइए कर्नल साहब। मुकीम साहब, इसको बड़ी पॉजिटिव लीजिएगा, प्रूफ के साथ। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी हम इसमें कहीं कोई रोल नहीं प्ले कर रहे, हम सिर्फ मैसेज इधर के उधर दे रहे हैं। ये आपका स्टेटमेंट है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है, रिटन है, जो कि बोल सकते हैं आप कि उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं कि अगर वो दोनों कंट्रीज कर जाएं। जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मुकीम साहब, कृपया कर उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। आपने कहीं मेडिएट नहीं किया है, आपका कहीं रोल मेडिएशन का नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिएटर होते हैं तो मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कंफ्यूजन, ट्रांसलेशन, ये सब की जिम्मेवारी मेरी थोड़ी ना, ये तो फिर आप ही की है। सही बात। ये जो माहौल बनना चाहिए था, क्लैरिटी होनी चाहिए थी, फेथ आना चाहिए था, एक दूसरे के ऊपर भरोसा आना चाहिए था, जो कम था उसको ब्रिज कौन करेगा? उसको ब्रिज वो करेगा जो मेडिएशन करता है। अब प्रॉब्लम यही है, आप माने या ना माने, आप ना कभी मेडिएटर थे, ना हैं, ना रहेंगे। आप जरूर एक मैसेंजर थे, मैं मान लूंगा आपकी बात। आपने वो जो कंफ्यूजन किया है कि इधर का, आपने बोल दिया ट्रांसलेशन में गलती हो गई, वर्ड्स इधर के उधर हो गए। अरे जनाब, ज्यों का त्यों फारसी वाला भेज देते, अमेरिका में 50 लोग पढ़े हुए लिखे हैं। और मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, एजुकेशन बजट आपके कंट्री का बढ़ाइए, सो दैट आपका ट्रांसलेशन जिंदगी में अच्छे हो जाए। और फिर भी एक लास्ट बात, आपने बोला कि ये टॉक्स जो हैं वो प्रोग्रेस हुई हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट डेट क्या है? नहीं, वो तो देखिए ईरान से जो मेहमान है उन्होंने साफ कर दिया ना भाई। ईरान से सूरत वाला साहब मौजूद है और सूरत वाला साहब ने खुद कह दिया कि साहब टॉक्स फेल हुई हैं। उन्होंने क्लियरली एबीपी न्यूज पर अभी ये बात बोली है ना। अब मुझे लगता है इसको लेकर पाकिस्तान के मेहमान के पास जाने का कोई मतलब बचता नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है, ये खबरें सामने निकल कर आ रही। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं 1 दर्जन टैंकर एयरक्राफ्ट, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका के KC-135, KC
MQ-46 एयरक्राफ्ट पहुंच रहे हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट। लड़ाकू विमानों की हवा में रिफ्यूलिंग में इस्तेमाल किया जाता है इन विमानों का। सीधे आपको लेकर चलेंगे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विशाल से जरा जानते हैं, ये तो सैन्य तैनाती बढ़ती हुई, तैयारियां बढ़ती हुई खाड़ी में नजर आ रही है अमेरिका की। रोमाना, बिल्कुल देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शांति वार्ता रद्द हुई है, माफ कीजिएगा फेल हुई है, उसके बाद लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या होगा। इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला करेंगे? जब अमेरिका में सूरज की पहली किरण निकलेगी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश करेंगे या अभी भी बातचीत की गुंजाइश है? लेकिन ये तैयारियां बता रही है जो तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है, जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं, उससे यह लगता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और थोड़ी देर पहले रोमाना एक और बड़ी खबर आई है, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपनी आर्मी को कहा है कि वो तैयार रहे और इस बात की संभावना जताई है कि ईरान के साथ अगर युद्ध होता है तो हमें तैयार रहना है। यानी युद्ध की तैयारी में इजराइल ईरान के साथ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मुनीर सर, ये खतरे की घंटी है? ये तो खतरे की घंटी है बराबर, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि हो सकता है ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो, जिसमें ये दिखाया गया है कि देखिए आपका हम इतना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अभी आज कुछ घंटों की तो बात है जब वेंस ने कहा कि हम वेट करेंगे ईरान का क्या रिस्पॉन्स है जी। तो लेकिन अभी देखिए, अभी अमेरिका में रात हो रही होगी और मेरे ख्याल से अभी से कुछ घंटे के बाद जब दिन निकलेगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख, क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि आज हमने ये दर्शकों को बताया कि व्हाइट हाउस से जब इन टॉक्स को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो सूत्र ये बता रहे हैं अमेरिकी मीडिया के कि व्हाइट हाउस की तरफ से साफ कर दिया गया है जो भी फैसला है वो डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। ऐसे में कैप्टन श्याम, आपका आकलन क्या है? क्या ये जिस तरीके की खबरें आ रही हैं खाड़ी के इलाके में अमेरिका की तैनाती बढ़ती हुई, हालांकि अभी रात ही है, अभी डोनाल्ड ट्रंप नींद से जागे भी नहीं होंगे, क्या यहां पर तनाव बढ़ना तय है? कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है और किसी तरह की कोई डाउट नहीं है। डूम स्टेट का प्लेन आना ही है, टॉमहॉक मिसाइल्स रेडी हैं, कई सारी चीजें रेडी। मैं एक जल्दी से समझा देता हूं आपको। आज जो मिलिट्री जो मर्फी और पीटरसन यूएसए का जो जहाज है जो वहां से युद्धपोत गुजरा, और वो कब गुजरा? कल सुबह गुजरा जब ये दोनों टेबल पे बैठे थे। हुआ क्या? उसने कहा कि ये जो हॉर्मुज है ये मैंने बंद कर दिया 6000 माइन के साथ। 600 माइंस को क्लियर किया MH-60 हेलीकॉप्टर्स ने अब्राहम लिंकन से आके, इनविजिबल होके दूर से हंटिंग करते हैं उसको। और 100 से ज्यादा CTG 153 सेंटकॉम में एक फोर्स बनाई गई है 2024 में, जो अनमैन्ड बोट्स हैं वो इसको क्लियर कर रहे हैं चुपचाप अंदर अंदर। और उस रास्ते से ये दोनों शिप गुजरे। आपने कहा कि ईरान को मालूम नहीं कि उनके जो माइंस है वो कहां है। अमेरिका को मालूम है क्योंकि सैटेलाइट से, और वो जो MQ-51 जो रिपर ड्रोन और वो जो परसों जो ड्रोन गिरा था वो इसीलिए गिरा था क्योंकि वो उसकी चेक्स कर रहा है। वो अंडर वाटर मिसाइल बारूदों को भी खोज सकता है। ये नेवल वॉरफेयर की घटनाएं हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो फिर ये सीजफायर वाला पूरा ड्रामा क्यों हुआ? ये ड्रामा ल्यूर एंड लर्क, ये वर्ड मैं 8 दिनों से यूज कर रहा हूं। अमेरिका यहां आने से हिंदी पहले में भी बता दीजिए ना इसका मतलब। वो एक तरह से उसने आकर्षित किया कि वो हॉर्मुज बंद करे। पहले दिन बंद कर दिया और पहले दिन आकर्षित किया कि मिडिल ईस्ट को मारे, और उसने मारा। कतार को मार के रोका था सीज फायर। उस दिन वो गोल्फ खेल रहे थे और अगले दिन बॉम्ब मारा था नफांस में, और कतार की मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट के बाकी देश जाए भाड़ में। अमेरिका जो है वो अपने हित के लिए आगे कदम बढ़ा देगा और फिर ईरान मिडिल ईस्ट के साथ हिसाब किताब बराबर करता रहे, तो वो मिडिल ईस्ट के देश जो अभी तक अमेरिका पर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर बैठे हुए थे, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब यही होगा ना फिर, अगर अमेरिका अपने हिसाब से कदम उठाएगा तो ईरान कोई चुपचाप तो नहीं बैठेगा। ईरान वहां पर हाथ धरकर तमाशा तो नहीं देखेगा। ईरान जो है फिर वो मारेगा, और ईरान की पहुंच मारने में कहां पर है? ईरान इजराइल से लेकर खाड़ी के देश जहां पर अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं वहां पर पलटवार करेगा। और खाड़ी के देश क्या करेंगे? अमेरिका से कुछ नहीं कहेंगे, अमेरिका जो चाहेगा वो करता रहेगा। मतलब स्क्वायर वन पर आ गए सर हम। एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, ये जानना बहुत जरूरी है। ये शांति वार्ता अगर फेल होती है तो इसको लेकर ईरान बड़ा बयान दे रहा है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने चेतावनी दे दी है, इस्लामी शासन झुकने को तैयार नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कभी नहीं झुकेंगे, ईरान ये कह रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों से हर्जाना वसूलेगा ईरान। एक बार फिर से वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाने की बात ईरान की तरफ से दोहराई जा रही है। ईरान अपनी उन्हीं शर्तों को लेकर दोबारा से दोहराता हुआ नजर आ रहा है जिन पर अमेरिका के साथ जानकारी बता रहे हैं बात नहीं बनी। नीरज,
देखिए इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। हम लोग बताने जा रहे हैं, युद्ध सेंटर से आपको बता रहे हैं कि 350 टन गोला बारूद इजराइल पहुंचा है, ये जानकारी मिल पा रही है। मिसाइलों की एक बड़ी खेप भी इजराइल पहुंची है, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका ने इजराइल में गोला बारूद भेजा, यानी कि अब अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है कि ये जो वार्ता फेल हुई इस्लामाबाद टॉक्स, इसमें तैयारी अब सैन्य तैयारी है। ईरान और लेबनान के खिलाफ हो सकता है इस्तेमाल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। यहां से ईरान के युद्ध सेंटर से, यानी कि तेहरान के युद्ध सेंटर से 350 टन गोला बारूद इजराइल पहुंचा है, पूरे 350 टन। और पहले ही हमने जानकारी दी थी एबीपी न्यूज पर कि किस तरह से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 1 दर्जन रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं अमेरिका के, वो इसलिए ताकि आसमान में रिफ्यूलिंग कराई जा सके फाइटर जेट्स की, लड़ाकू विमानों की। ओवर टू यू रुमाना। दे रहे हैं और देखिए किस तरीके से ईरान की तरफ से फिर से दोहरा दिया गया है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान के उपराष्ट्रपति का बयान आ गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नहीं झुकेंगे, हर जाना वहां से वसूलेंगे। अब जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है उसी पर जरा आगे बढ़ेंगे। सैयद जवाद का मैं रुख कर रही हूं। सैयद जवाद, सवाल यह है कि ये तैयारी जो अमेरिका की नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान चीन से हथियार लेने के लिए तैयार है। चीन ईरान को हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ईरान के नेता रूस जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर इधर अमेरिका तैयारी करेगा तो उधर रूस और चीन, इनका रुख क्या रहेगा? सवाल बड़ा यह है कि अगर दोबारा से ये युद्ध शुरू होता है तो महायुद्ध में नए मोर्चे खुलेंगे? नहीं, बिल्कुल वो तो खुले हुए हैं, ढके हुए कब थे। और दूसरी चीज आपने कहा, खुलकर तो सामने नहीं आए ना, ईरान और रूस डायरेक्टली तो सामने नहीं आए। नहीं, डायरेक्टली नहीं आ रहे, लेकिन दूसरे मोर्चे पे तो कहीं ना कहीं वो रूस भी फंसा हुआ है या फिर वो लगा हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी, आपने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं खुलवाएंगे, तो बंद कब थी? इससे पहले तो खुली हुई थी ना वो। जब युद्ध स्टार्ट हुआ है, जब आपने आक्रमण करने की कोशिश करी ईरान के ऊपर, उसके बाद ही ईरान ने बंद करी। अब आप कह रहे हैं कि खुलवाएंगे। अब खुलवाएंगे क्या? नई चीज़ें देखते हैं कितना खुलवाएंगे और कितना बंद करवाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जंग जो है प्लान अमेरिका ने करी है। ये प्लानिंग तो पूरी इजराइल की है जंग को लेकर के। अमेरिका नेगोशिएशन कर रहा है, प्लानिंग कर रखी है। जिसकी ख्वाहिश है जंग की, जो चाहता है जंग करना, उसको तो आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप ईरान से तवक्को कर रहे हैं कि समझे। आपने तो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करी है और आप देखिएगा ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी, ये तो अभी शाम तक जाएगी। ये शाम के अंदर मूव करेगी, जो गोलान हाइट्स हैं। और हम लोग वेस्ट बैंक को तो भूल ही गए। वेस्ट बैंक में क्या होने जा रहा है, जो हंगामा बरपा है, उसकी तरफ तो किसी की निगाह ही नहीं है। पूरा एक बफर जोन बना दिया गया है वेस्ट बैंक को। और उसके बाद देखिएगा अभी कहां-कहां जो है इजराइल चढ़ दौड़ेगा और हम लोग यही तवक्को करेंगे पीस टॉक अगर ये सीज़फायर के बाद दोबारा से युद्ध शुरू होता है तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या युद्ध के नए मोर्चे दिखेंगे हमें? डायरेक्ट यहां पर एंट्री चीन की हो सकती है क्या? बिल्कुल रुमाना जी, देखिए ये तो बात अमेरिका ने भी चीन को भी अपने ट्वीट में धमकाया ही है कि प्लीज अब आप इनको हथियार नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये युद्ध मोर्चा दोबारा खुलेगा? आई वुड से नो। इसको आप ऑप्टिमिस्टिकली कह लीजिए या एक एनालिसिस के तौर पे कह लीजिए। देखिए उसके दो कारण हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड उतार के जो ईरान की टेरेन है और जो ईरान का एक जज्बा है, दोनों ही चीजें अभी ईरान के फेवर में जाती हैं। जिस तरीके के ईरान के बयानात बार बार आते रहते हैं और जो उन्होंने 40 दिन के युद्ध में दिखाया है, तो वो जो लोग हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो पूरी टेरेन है, बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने के लिए कितने लाखों सेनानी वहां चाहिए होंगे, वो एक अलग अंदाजा है। जो अभी नेवल ब्लॉकेड की बात करी, आज ट्रंप ने कहा मेरे पास ट्रंप कार्ड है और नेवल ब्लॉकेड की, वो एक बहुत जरूरी बात है। 427 आइलैंड्स का देश है रोमाना ईरान, वो कोई एक हब नहीं है। तो वहां पे अपने आप में नेवल ब्लॉकेड करना भी, कितने उनको अपने यूएस सेल्स उतारने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ी दो चीजें हैं जो ईरान के अगेंस्ट जाती हैं और ईरान के फेवर में जाती हैं। तो मतलब जो मोदी सर पहले कह रहे थे कि साहब ये जो कुछ हो रहा है इसको कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सिर्फ दबाव बनाने की एक कवायद अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि साहब अमेरिका दोबारा से अपनी सैन्य ताकत खाड़ी के इलाके में बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल को गोला बारूद की नई खेप पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की खबरें आ रही है, एक और बड़ी खबर आ गई है। ये वार्ता विफल होने के बाद इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद से अब रवाना हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेडी वांस तो देखिए सुबह ही 7:15 बजे के आसपास निकल गए थे इस्लामाबाद से वापस अमेरिका के लिए, लेकिन स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद में रुके हुए थे और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ये दोनों भी इस्लामाबाद से रवाना हो गए। शिवांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांक, जेडी वांस के जाने के बाद इतनी देर तक ये लोग वहां पर रुके रहे, कोई डेवलपमेंट, कोई खबर इससे जुड़ी हुई सामने आई है? कुछ और बातचीत हुई है?
तो माना जी देखिए, जो मतलब जानकारी मिल रही है हम लोग को यहाँ पर सीजफायर सेंटर से, उसमें यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से जेडी वेंस जब निकल गए थे उसके बाद स्टीव विटकॉफ और कुशनर वो दोनों काफी घंटे तक रुके रहे थे और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की थी। लेकिन जानकारी ये दी जा रही है कि यह बातचीत ईरान को लेकर नहीं थी, बल्कि वॉशिंगटन के रूजवेल्ट होटल को लेकर थी, जो कि पाकिस्तान की सरकार का है। और उसमें पाकिस्तान की सरकार और कुशनर का जो एक पैक्ट हुआ है कि उसका रीडेवलपमेंट होना है, तो उसे स्टीव विटकॉफ की जो कंपनी है कुशनर के साथ मिलके वो उसे रीडेवलप करेगी। तो जानकारी ये दी जा रही है कि इसी वजह से ये दोनों नेता कुछ देर इस्लामाबाद रुके रहे थे। और इससे पहले भी जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जब वॉशिंगटन गए थे ट्रंप से मिलने, तब भी रोजवेल्ट होटल की जो डील है उसके बारे में, रीडेवलपमेंट के बारे में दोनों की बातचीत हुई थी। नहीं, मैं इसीलिए बार बार ये कह रही हूँ ना कि साहब पीस टॉक्स तो ठीक है, लेकिन पीस टॉक्स की आड़ में किस तरीके से वो ग्रीडी टॉक्स जो हैं वो पाकिस्तान की अलग से चल रही थी, वो भी अब देखिए साफ नजर आ रहा है। वो कारोबारी बातचीत जो है, पाकिस्तान कैसे अपने हित के लिए, हाथ में हमेशा कटोरा रहता है, उससे जुड़ी हुई बातचीत भी वो लगातार इन लोगों से कर रहा था। इस बीच जरा तारिक खान साहब का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं आपका आकलन क्या है। ये सीजफायर होना, उसके बाद ये पीस टॉक्स इस्लामाबाद में फेल हो जाना, दोबारा से अब अमेरिका तैनाती बढ़ाता हुआ, अगर ये युद्ध दोबारा शुरू होगा, हालांकि कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं नहीं होने जा रहा है, आपका आकलन क्या है? दोबारा शुरू होगा क्या? और अगर होगा तो नए मोर्चों पर लड़ा जाएगा क्या? इसमें एक नजरिया और है जो मैं सबके सामने लाना चाह रहा हूँ। इस युद्ध में तुर्की है, चाइना इक्विपमेंट दे रहा है, रशिया से भी ईरान बात करने जा रहा है। इंडिया कहाँ है? क्या कर रहा है इंडिया? कुछ आप एक दो स्टेप बताना चाहेंगे या कोई भी बताए कि क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? नहीं तो हमने तो बराबर का फासला हम रखा दुनिया हुआ को, ना। हम तो अपने हित के लिए, अपने लोगों के हित के हिसाब से जो कदम उठाना है, हमारी सरकार हम खुद को दुनिया का शांति दूत बताते हैं। किल्लत हो रही है ना, गैस की किल्लत हो रही है, हम अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। ये बात नहीं है, हम शांति, हम दुनिया को, हम दलाली करेंगे नहीं, पाकिस्तान का काम है दलाली की बात नहीं कर रहा है, दलाली की बात सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दे दीजिए ना। नहीं, यहाँ पर ये युद्ध शुरू होगा, आपका असेसमेंट क्या कहता है? मैम बिल्कुल, भारत को नहीं, दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है, इसके काफी चांसेस हैं, लेकिन भारत को अपनी भूमिका जरूर इसमें रखनी चाहिए जो कि जीरो है। और ये अच्छा वक्त है दुनिया को ये समझाने का कि पाकिस्तान वो भूमि नहीं है जहां पर शांति की बात हो सकती है, वहां से टेरर होता है, शांति की बात नहीं हो सकती है। ये दुनिया को समझाने का अच्छा मौका है। लेकिन भारत शांत है, भारत के जो अधिकारी हैं, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मंत्री हैं, वो शांत है। इस बात पे सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं, जरूर यहां आगे आना चाहिए और दुनिया को समझाना चाहिए कि वहां से शांति नहीं हो सकती है, यहां होती तो जरूर हो। भारत सरकार के मंत्री तो सब कह जाते हैं सर, पर हमारे यहाँ के अपने ही लोग हैं ना, अपनी राजनीतिक नजरिए के चलते ना वो देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। हमारे सरकार के मंत्री तो कह देते हैं कि साहब भारत दलाली नहीं करता है, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान दलाली कर रहा है सर, पर अगर हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार पर निशाना साधना है, हमको अपनी राजनीति चमकाने में लगना है, ये तो कहना चाहिए कि दलाली विफल हुई सर, एक बड़ा नजरिया नहीं रखना है सर, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? विफलता को, पाकिस्तान की विफलता को दुनिया के सामने जरूर लाना चाहिए। पाकिस्तान की विफलता को सर पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, अभी से नहीं, पहले ये भारत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बता रहे हैं सर, भारत सरकार ही दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। ये भारत सरकार ने ही दुनिया को बताया है। और दलाल जो है वो किसी भी तरीके की मध्यस्थता नहीं, हम क्या करने वाले ये भी बताना चाहिए। सब हिंदुस्तानी है जो यहाँ गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर सर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कोई पीस टॉक्स नहीं कर रहा है, पाकिस्तान ग्रीड टॉक्स में लगा। हमारे रोल 1 2 3 क्या होंगे आने वाले टाइम में जरूर बताना चाहिए। तारिक खान साहब वो इसको देख समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमें रोल अपना डिसाइड करना चाहिए, जरूर डिसाइड करना चाहिए। अभी हमारा रोल शून्य है। मैं एक बड़ा छोटा सा आंसर दूंगा इसमें जी। इंडिया की साइलेंट डिप्लोमेसी की हमेशा से पॉलिसी रही है और वो अभी भी बरकरार है। जहाँ तक बात है कि हम दूसरे के उसमें मीडिएट करेंगे या नहीं करेंगे, इंडिया की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि डिफरेंसेस को बायलैटरली सॉल्व किया जाए। कोई थर्ड पार्टी की कभी ना हम एक्सेप्ट करते हैं और ना ही हम कहीं जाकर करते हैं। आई थिंक उस पॉलिसी के अंडर इस समय जो भारत कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और जहाँ तक सवाल जवाब की बात है, मैं सिर्फ आपके थ्रू पब्लिक को ये बोलना चाहूँगा, कहीं आपने सुना इस पूरी लड़ाई में जहाँ पर के 70-80 लाख लोग यूएस के प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, 60% से ज़्यादा लोग यूएस के इसमें यूएस के वॉर के को बाय चॉइस समझ रहे हैं, कहीं एक जगह आपने पूछा या सुना कितने गिरे? कहीं सुना आपने? देखिए, इसको बोलते हैं नेशनलिस्टिक स्पिरिट। गवर्नमेंट्स को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पार्टीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट जब आपकी बात आती है कंट्री के तौर पर, मुझे लगता है यूएस से मुझे सीखने को मिला है, ये कितने गिरे वाला सवाल वहां अभी तक नहीं आया।
जहां तक मीडिएशन का सवाल है, हमारी कंट्री की पॉलिसी ही नहीं है, ना हम करते हैं और ना हम टॉलरेट करेंगे कि कोई हमारे बीच में आकर मीडिएट करे। अगर हम यूएस जैसी पावर को बोल सकते हैं कि नहीं, आपने मीडिएट नहीं किया और हमने किसी से मीडिएट नहीं करवाया ऑपरेशन सिंदूर। 1 करोड़ लोग नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका में जवाब आप समझे नहीं। यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र ये बता रहे हैं कि विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विरोध करने का जो तरीका है वो अमेरिका से सीख लेना चाहिए। अच्छा, तरीका हमें अमेरिका से नहीं सीखना, सॉरी। और हम विश्व गुरु हैं रुमाना, हम विश्व गुरु हैं। अरे भाई, हम विश्व गुरु हैं, हमें तो ये भी तजुर्बा है कि नाली से गैस कैसे निकलती है। ये तो हमारे पास तजुर्बा है। हमारे पास ऐसे विश्व गुरु महामानव हैं कि बादलों के अंदर अगर हवाई जहाज चला जाएगा रडार नहीं पकड़ करने का ये मौका नहीं है। नहीं, हमें अमेरिका से नहीं सीखने की जरूरत है, चर्चा करें। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का चीन ने खंडन कर दिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ईरान को हथियार देने का आरोप लगाया था। वॉशिंगटन में चीन के दूतावास ने ट्रंप के आरोपों को गलत बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार देने के आरोप लगाते हुए चीन को धमकी तक दी थी और अब चीन इन आरोपों का खंडन कर रहा है। और डिटेल्स इसको लेकर क्या सामने आ रही है, विशाल बताइए, चीन की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए रोमाना, चीन की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के उन आरोपों को खंडन किया गया जिसमें कहा गया था कि अगर चीन की तरफ से हथियार मुहैया कराए जाते हैं तो बड़ा खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। हालांकि आज सुबह ट्रंप से एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ऐसा करता है तो हम उस पर बड़ा एक्शन लेंगे, उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो धमकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दी गई थी उसके बाद चीन के रक्षा मंत्री ने भी उस पर बयान दिया था और साफ तौर से कहा था कि चीन अमेरिका अपना इतिहास देखे और अमेरिका जिस तरह की बातें कर रहा है वो उसको शोभा नहीं देता है। चीन के रक्षा मंत्री ने दोपहर में ही अमेरिका पर निशाना साधा था और अब जो चीन का दूतावास है वॉशिंगटन में, वहां से एक इस पर सफाई आई है। आपको बता दें कि ये जो पूरी सफाई आई है इससे स्पष्ट हो जाता है कि चीन इस पूरे जंग में अपने आप को दूर रखना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि वो किसी के साथ नहीं है। हालांकि लगातार चीन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान की मदद कर रहा है, पीछे से भी कर रहा है और हर तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह ही चीन को एक बड़ी धमकी दी थी कि अगर ईरान को हथियार मुहैया कराया तो बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। और ऐसे में चीन की तरफ से खारिज कर दिया गया है इन आरोपों को जो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगाए गए। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल की मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शांति वार्ता फेल होने के बाद इजरायल अलर्ट पर है। इजरायल की मीडिया के हवाले से यह खबर, इजरायल ने सेना को तैयार रहने को कह दिया है। इजरायल की तरफ से तैयारी अपनी एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त की जा रही है। वैसे तो नीरज, सीजफायर भी हुआ था, तब भी इजरायल तो रुका नहीं था, थमा नहीं था, वो तो लगातार लेबनान पर बारूदी बारिश कर रहा था। और ऐसे में अब इजरायल की मीडिया के हवाले से ये खबर, मतलब क्या इजरायल को डर सता रहा है कि कहीं अब ईरान डायरेक्ट हमले इजरायल पर ना शुरू कर दे? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो खबर आई है ये इजराइल के आर्मी चीफ की तरफ से आई। उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है क्योंकि इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई हैं जिसमें ईरान और अमेरिका मौजूद थे, इसलिए ऐसा लगता है कि अब इजराइल को ऐसा लगता है कि तैयारी रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि जंग फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी तनातनी चल रही है, शिप्स को लेकर। ऐसे में जो इजराइल के आर्मी चीफ है उन्होंने कहा अपनी सेना को तैयार रहना चाहिए। लेबनान के खिलाफ यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ पहले से ही उनकी जंग चल रही है, युद्ध विराम में उन्होंने शामिल नहीं किया था हिजबुल्लाह को। और ऐसे में ये बड़ा ये जो जानकारी आई है सामने निकलकर कि इजराइल की आर्मी चीफ ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ ये बारूद जो इजराइल बरसा रहा है लेबनान में, हालांकि इसको लेकर कई देश जिसमें कई यूरोपीय देश हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि नरसंहार जो इजराइल कर रहा है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि हर दिन जिस दिन से ये सीज फायर हुआ है, इजराइल जिस तरीके से लेबनान में बारूद बरसा रहा है, सैकड़ों लोग हर 24 घंटे हर दिन लेबनान में मारे जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा है। और अब महाबहस के आखिरी घंटे में हम दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि चीन रूस क्या थमेगा ये महायुद्ध, या फिर चीन और रूस की इस महायुद्ध में डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है। इसको लेकर भी बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा। इसी पर अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दीप्ति जी के पास पहले लेकर चलते हैं। दीप्ति जी को जोड़ना भी चाह रही थी, अभी तक जो चर्चा हुई है और आगे का सवाल भी, चीन और रूस की डायरेक्ट एंट्री के आसार लग रहे हैं?
देखिए रोमाना जी, पहले जो इजराइल की बात हो रही थी, इजराइल की अपनी स्थिति जो है 12 को नेतन्याहू के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनका इमरजेंसी हटते ही दोबारा से उनके ऊपर वो कन्विक्शन जो चल रही थी उसकी कार्रवाई दोबारा शुरू होनी चाहिए। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार वाली, तो वो जो 3 उनके ऊपर थे 1000, 2000, 4000 केसेस जो चल रहे हैं, तो उसके चलते नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहते हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, तो जो उनका ग्रेटर इजराइल का सपना है, तो वो एक अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। अक्टूबर में उनके इलेक्शन आने वाले हैं जिसमें नेतन्याहू अपनी एक इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो लड़ना चाहते हैं। बाकी तारिक साहब की बात पे एक बात बस जोड़ना चाहूंगी कि आप जो बात कर रहे हो भारत का, भैया ये नया हिंदुस्तान है, ये किसी की इशारों पे नहीं चलता है। वहां से ट्वीट होती है इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, तो इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी वाला रीट्वीट करने वाली ये सरकार नहीं है। इसके चलते ये सरकार बहुत अच्छा 140 करोड़ की आबादी के लिए काम कर रही है। तो ये बात नहीं, मुझे लगता है कि समझना चाहिए, तारिक साहब को भी ये बात समझनी चाहिए, अपना स्टैंड होना चाहिए। भारत का अपना नहीं, साइलेंट कोई स्टैंड नहीं होता है, साइलेंट कोई स्टैंड नहीं होता है। भारत का यहाँ जरूर एक स्टैंड होना चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में भारत का स्टैंड होना चाहिए, भारत का स्टैंड होना चाहिए। सर से ले लीजिए, सर से ले लीजिए, भारत का स्टैंड होना चाहिए। बात एशिया की है और एशिया की बड़ी शक्ति है भारत, बात एशिया की है, भारत बड़ी शक्ति है, भारत का स्टैंड होना चाहिए। लेकिन वही तो आपको बता रहे हैं, भारत का स्टैंड है, भारत दलाली नहीं करेगा। चुप रहना, ये मध्यस्थता नहीं हो रही है ना, ये तो अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान दलाली कर रहा है। नहीं तो अमेरिका डिक्टेशन देख रहा है और इस वॉर का असर भारत पे जीरो आने वाले वक्त में, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आने वाले वक्त में भारत पे इस वॉर का असर जीरो होगा, कोई असर नहीं होगा। एक सवाल है, मुनीर सर से ही लूंगा। सर, क्या आने वाले वक्त में भारत पे असर नहीं पड़ेगा? तेल, खाने पाने की चीजें, तमाम चीजें, तो हमारा कोई स्टेक ही नहीं होना चाहिए। हम तो साइलेंट है। अच्छा, मैं साइलेंट हूं, चलिए साइलेंट है। देखिए, मेरी जो राय है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, क्या जरूरत है, बिल्कुल सही बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये सही है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तो ऐसा लगा कि भारत ईरान के साथ पूरी सहानुभूति नहीं दिखा रहा, ऐसा लगा। लेकिन जैसे जैसे उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, भारत की नीति में बदलाव आया है और उन्होंने ईरान से डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो हमारी समस्याएं हैं, वो माइग्रेंट्स, हमारे विदेश मंत्री ने लगातार वहां पर माइग्रेंट्स की, ऑयल की, एनर्जी की, उससे हमने अपने संबंध किए और शायद आज सुबह भी एक हमारा जहाज वहां से निकल के आया। तो हम कोई किसी को भी, चीन ने कोशिश की थी मीडिएट करने की, आपको याद दिलाऊं मैं, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक प्रपोजल भेजा था जिसको रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने। तो चीन भी, कोई भी देश वहाँ मीडिएट नहीं करेगा जहाँ वो ये जानता है कि अभी इनका माहौल कुछ अलग है वातावरण का। इसलिए मतलब सर, वो आम जबान में कहा जाए ना कि भैंस के आगे बीन थोड़ी बजाने का काम करेंगे। और साफ तौर पर पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान तो दलाली कर रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में आ गया, पाकिस्तान को जो सिर पर बैठा रहे हैं इस सब के चक्कर में, मतलब वो बात को समझ ही नहीं रहे। पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है, पाकिस्तान दलाली कर रहा है, पाकिस्तान कोई पीस टॉक्स नहीं करवा रहा है, पाकिस्तान सिर्फ अपने हित में ग्रीडी टॉक्स कर रहा है। वहां पर पाकिस्तान अगर कुछ कर रहा है तो वो ईरान की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहा है, और हमको तो ऐसा नहीं करना। हमको किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगने हैं। इसीलिए ये फासला जो भारत ने बनाकर रखा है, हमको सिर्फ अपना हित देखना है और उसी हिसाब से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आइए कैप्टन शाह। और बिल्कुल आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका का पीठ लग्गू है और वो लगातार इस वॉर में पाकिस्तान अमेरिका को समर्थन दे रहा है। लेकिन उसका जो 960 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ईरान के साथ, और वो सो कॉल्ड जो दोस्ती दिखाता है, उसलिए इसने ये फैसिलिटेट, मतलब आसान करना, मीडिएट नहीं, फैसिलिटेट बोला है। उनके नवाज शरीफ का बयान क्लियरली लिखा हुआ है, वी विल कंटिन्यूसली गिविंग द सपोर्ट एंड फैसिलिटेट, मेक और ब्रेक। ये मैंने कहा आपको। तो यहां वो फेल हुआ और उसने कहा शिशुपाल को 99 जो है ना गालियां, वो माफ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तो मुझे अमेरिका के साथ रहना ही पड़ेगा। ये गुड बॉय सिंड्रोम का काम पाकिस्तान ने किया, इसलिए फौज सऊदी अरबिया चली गई है और इसलिए अब वो लड़ेगा। एक सेकंड, पहली बात पर ही मुझे एक रिएक्शन लेना है। मुकीम साहब बहुत देर से इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। मुकीम साहब, मैं आपके पास से आ रही हूं। यहां जो आशंका बनी हुई है कि युद्ध दोबारा शुरू हुआ, अगर ये युद्ध दोबारा शुरू हुआ सर, तो क्या पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के लिए ईरान के खिलाफ लड़ेगी? आपने फौज तो भेज दी है सऊदी अरब। जो फौज गई है वो सिर्फ होली प्लेसेस के डिफेंस के लिए गई है। एक
दूसरी बात यह है कि सऊदी और ईरान की डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है। जो ईरान है, सुनिए, ये बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं करें, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। गुजारिश ये है कि सऊदी और ईरान का डायरेक्ट कोई क्लैश नहीं है। पाकिस्तान ने उसमें रोल प्ले किया और उसके नतीजे में सऊदी ने ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। ये हमारे जो लोग बातें कर रहे हैं इस तरह नहीं है। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछ लूं मुकीम साहब, जब आप ये नहीं पहले पॉइंट पर ही सवाल है ना, आपने कहा, अरे आपने एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड नहीं मुकीम साहब, आपने जो पहली बात ही कह दी है ना कि होली प्लेसेस की हिफाजत के लिए गई है, ये जो बात आप कह रहे हैं मक्का मदीना की हिफाजत के लिए गई है, क्या आप ईरान को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं? क्या ईरान मुसलमान देश नहीं है? क्या ईरान को आप शिया मान रहे हैं? क्या ईरान वाले मक्का मदीना पर हमला कर देंगे? ये क्या बेहुदा तर्क आप यहाँ पर दे रहे हैं कि आप होली प्लेसेस की वहां पर रक्षा करने के लिए सऊदी अरब में जा रहे हैं? ये आप ईरान पर किस तरीके की तोहमत लगा रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, इसमें ईरान का कोई जिक्र नहीं है, इसमें डिफेंस की बात है। इन होली प्लेसेस की हिफाजत इसराइल से 2300 अवाक्स एयरक्राफ्ट है आपका रिफ्यूलर है, आपका फाइटर है, 13,000 सैनिक गए वहां पे। देखो ना मिलिट्री की आपकी डिप्लॉयमेंट। ऐसा बातें कर रहे हो आप? कौन गया है? ये क्या वहां पे रिलीजियस चीजों को संभालने के लिए गया? अवाक्स जाता है उसके लिए? ये डूमस्डे प्लेन जो उतरा है इजराइल में, ये अवाक्स है। कैप्टन शाम, एक सेकंड, अब उनका जवाब ले लें। कैप्टन शाम प्लीज, अब उनका जवाब ले लें प्लीज। एक सेकंड दीप्ति जी प्लीज, एक मिनट आइए, मुकीम साहब जवाब दे दीजिए। और फिर से मैं कह रही हूं कि आप कह रहे हैं कि साहब होली प्लेसेस की रक्षा के लिए गए हैं, सऊदी अरब को ईरान से डर है, तो फिर मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि ईरान मक्का मदीना पर हमला कर देगा, ये आरोप लगा रहे हैं आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। मैंने ईरान का जिक्र किया, आपको कह रहा हूं आप जवाब दे आप बकवास बंद करेंगे। मैंने बात सुनी। एक सेकंड, मुकीम साहब को ले आइए जरा स्क्रीन पर, मुकीम साहब से जवाब ले लीजिए। बड़ा सटीक सवाल है यहाँ से जो आया है, मुकीम साहब जवाब दे दीजिए इसका, उसके बाद मैं सूरत कलशी का रुख कर रही हूँ। जी देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि सऊदी और ईरान की डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने सऊदी में अगर कोई अटैक किया तो वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर किया। सही बात है। सऊदी ने कोई ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया। सही बात है। पाकिस्तान की आर्मी जो गई है वो सिर्फ इसराइल से डिफेंस करने गई है। इजराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा, ये आप अलग कहानी ले आए। अब आप कह रहे हैं इजराइल हमला कर देगा सऊदी अरब पर। सर किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? इजराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा। अमेरिका का अलाई है सऊदी अरब, अब आप ये कह रहे हैं सऊदी अरब को इजराइल से डर है, इजराइल से सऊदी अरब को डर है, या सऊदी अरब जो है वो पहले ही आपसे कह रहा था ईरान से आकर हमको बचाओ। आप यहाँ पर आकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि साहब हम होली प्लेसेस की रक्षा के लिए करने के लिए गए हैं। मतलब आप ये दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान शिया मुल्क है, ये देखो ये मक्का मस्जिद, मक्का मदीना उसके लिए खतरा है। सूरत वाला साहब ये किस तरीके की बयानबाजी पाकिस्तान कर रहा है? जी, ये तो पाकिस्तान ही बताएगा कि उसकी फौज क्यों गई है। सही बात है, फौज क्यों गई है वो पाकिस्तान बताएगा। लेकिन मैं ईरान की तरफ से एक बात करना चाहूंगा जो मैंने उनके मीडिया और न्यूज एजेंसीज में देखा है। पॉइंट ये है कि ईरान ये टॉक्स को भी एक फॉर्म समझ रहा था अपने वॉर का। कह रहा था कि 3 दिन पहले तक के 8 अप्रैल तक के हमारी हार्ड वॉर चल रही थी और ये टॉक्स हमारी सॉफ्ट वॉर है। और ये जो 14 दिन का टाइम भी है, ईरान इसको अपने सॉफ्ट वॉर का एक पॉइंट समझ रहा है। कह रहा है कि इसमें भी हमारी लड़ाई जारी है। इसीलिए अपनी पब्लिक से भी उन्होंने अपील किया और उनकी पब्लिक ने भी अभी तक के स्ट्रीट को छोड़ा नहीं है। पब्लिक और ईरान के ऑफिशियल्स का यह बयान है कि दोनों फॉर्म में, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हम कुछ नतीजे हासिल करना चाहते हैं। हमारे लिए कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड वो देख रहे हैं तमाम चीजों को। क्या रिजल्ट उनको चाहिए है? उनको रिजल्ट चाहिए है एक डिटेरेंस, ऐसा डिटेरेंस के आइंदा अमेरिका और इस्राइल के अंदर इतनी ताकत बची ना रहे कि वो हम पर हमला करे। उसको रोकने के लिए कभी मिसाइल मारेगा ईरान अगर जंग चलती है, और कभी टेबल पर भी आएगा तो अपनी बात से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और साथ साथ में वो ये चाहता है कि जिस नरसंहार का आपने भी अभी जिक्र किया कि 10 मिनट के अंदर 300 से ज्यादा लोगों को, सिविलियन को इस्राइल ने लुबनान पर हमला करके मारा है, तो ईरान सिर्फ अपने लिए डिटेरेंस नहीं चाहता है बल्कि एरिया में जो उसके एक्सेस हैं तमाम लोगों के लिए वो चाहता है कि डिटेरेंस होना चाहिए। और इस्राइल को उसकी औकात दिखाना ईरान का एक बड़ा मकसद हो गया है। तो ये वॉर चल रही है। लेकिन मुझे पता क्या लगा सूरत वाला साहब, मैंने क्यों
बीच में ही टोका। मुकीम साहब को बुरा भी लगा, क्योंकि मुकीम साहब आपकी जबान पता है कैसी थी? आपकी जबान बिल्कुल इजराइल वाली थी। जिस तरीके से इस युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाए, अल-अक्सा मस्जिद उसने बंद कर दी, उसने जो चर्च था वो चर्च बंद कर दिया, ईस्टर पर उसने वहां पर लोगों को गुड फ्राइडे पर जाने नहीं दिया, ये कहते हुए कि साहब हमले का खतरा है। मतलब जो इजराइल ईरान पर आरोप लगा रहा था कि ईरान जो पवित्र जगह हैं, धार्मिक जगह हैं, उन पर हमला करेगा, वही बात आपने यहां पर बैठकर दोहरा दी। आपने कह दिया कि सऊदी अरब में पाकिस्तान इसलिए जा रहा है क्योंकि ईरान हमले कर सकता है। मदीना में, मक्का में, होली प्लेसेस की रक्षा के लिए आप जा रहे हैं ना सर? आपकी और इजराइल की एक जैसी जबान। आप आरएसएस का स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। आरएसएस का स्क्रिप्ट मैं पढ़ रही हूँ। आरएसएस आ गया यहाँ पर। आपको कोई और बचाव का आपके पास रास्ता नहीं बचा, तो अब आप आरएसएस को ले आओ। बोलो आप, कहो आप, करो आप, और हम आरएसएस की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। कहो आप, करो आप, और आरएसएस की स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं। शिया सुन्नी का डिवाइड दुनिया में आप लेकर आओ और आरएसएस की स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो काम अमेरिका और इजराइल नहीं कर पाया, वो काम पाकिस्तान कर रहा है और आरएसएस की स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं। ईरान की पीठ में खंजर घोंपने का काम पाकिस्तान कर रहा है। ये शिया सुन्नी वाली डिवाइड लेकर आने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है कि देखो सऊदी अरब में जो पवित्र शहर हैं वो खतरे में आ जाएंगे, उनकी रक्षा के लिए हम अपनी फौज भेज रहे हैं। आपको शर्म आई सर ये बात कहते हुए? आपने पूरे ईरान की लड़ाई को डिस्क्रेडिट कर दिया ये बात कहकर कि साहब आप सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना की रक्षा के लिए अपनी फौज भेज रहे हैं। कितनी गलत बात, कितनी गलत बयानी आपने की है सर। आपको इस बात का एहसास है? आपको इस बात का एहसास है सर? जवाब साहब आप ठीक बोल रहे थे। नहीं मुकीम साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि आप बकवास कर रहे हो, आप बकवास कर रहे हो। लेकिन फिर मैं रोमाना जी कहूंगा कि ये वाला पार्ट पूरा वायरल होना चाहिए कि पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई साहब मक्का मदीना पर अटैक होने वाला है और वो भी ईरान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन दर्शकों ने देखा, एबीपी न्यूज के दर्शकों ने देखा कैसे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब में वो अपनी सेना क्यों भेज रहा है? होली प्लेसेस की रक्षा के लिए। मतलब पाकिस्तान क्या दुनिया को यह बता रहा है कि ईरान सऊदी अरब में मक्का मदीना पर हमला कर देगा? आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से आए इस बयान का मतलब क्या है? क्या मुस्लिम समाज को शिया सुन्नी में बांटने की ये एक रणनीति पाकिस्तान की उजागर बेपर्दा हुई है? तमाम सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।